हेलो बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वर्क एनर्जी पावर और इसका आज वीडियो लेक्चर 5। अब तक हम लोग 4 पार्ट में हम लोग वर्क निकालना सीखे थे। वर्क कांस्टेंट फोर्स की वजह से, वर्क वेरिएबल फोर्स की वजह से और ग्राफिकल फॉर्म में, सारे फॉर्म में हम लोगों ने वर्क निकालना सीखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एनर्जी पर है। किस पर है? एनर्जी पर है। तो क्या होता है एनर्जी? एनर्जी लास्ट पार्ट में मैंने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी पे होगा और आप सब लोग एनर्जी लेकर के आइएगा। तो क्या आप लोग एनर्जी लेकर के आए? एनर्जी ड्रिंक पी कर के आए हैं सर, एनर्जी लेकर के आए। तो अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करना चाहूँ इससे हट करके, इस चैप्टर से हट करके, क्या होता है एनर्जी और इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी को किस तरह से बोलेंगे, दोनों अलग अलग बात है। जैसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि यार वहाँ बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है, यार इस काम के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होता है, इस काम के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होता है। इस तरह का भाषा हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग बोलते हैं देखो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी जो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी, हीट एनर्जी, ढेर सारा फॉर्म एनर्जी का है। तो एनर्जी का मीनिंग क्या है एक्चुअली में किसी को अगर आप एनर्जी देते हैं तो उसके पास एक कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी, एक एबिलिटी आता है कि अब वो वर्क कर सकता है। हाँ, वही वर्क जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने की वजह से हो रहा था। तो अगर हम कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को, किसी पार्टिकल्स को, किसी भी वेव्स को, किसी पार्टिकल्स को अगर हम एनर्जी दे दें तो उस एनर्जी से वो क्या कर सकता है? कुछ वर्क कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ पार्टिकल्स नहीं, यहाँ पे वेव्स की भी बात हो रही थी। तभी हम लोग पढ़ते हैं लाइट एनर्जी, और फिर आगे जाके हम लोग पढ़ते क्या? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम फोटोन बोलते हैं, और फोटोन के पास एनर्जी होती है। तो ये डिबेटेबल चीज़ें जो है वो बाद में होंगी। हम लोग को मेन इस चैप्टर में एनर्जी को समझना है। तो एनर्जी वही रहेगा क्या? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी मतलब ये हुआ सर कि किसी के पास कुछ वर्क करने का कितना कैपेसिटी है, हम बोलेंगे उसके पास उतना एनर्जी है। और अगर थोड़ा सा और सोचो तो जो वर्क है वही क्या है? एनर्जी है। मतलब वर्क करने का कैपेसिटी, मतलब जो वर्क हो रहा है वही क्या है? एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मार्कर को यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स इस मार्कर पे जो नीचे की तरफ लग रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में इस पर वर्क किया हूँ। और जो क्योंकि मैं इस पर वर्क किया हूँ इसलिए मेरा ये वर्क इसके पास एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। यानी वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है। जब मैं किसी पर वर्क करता हूँ तो वो उसको एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, या मैं किसी को एनर्जी देता हूँ तो मुझे वर्क करके देता है। दोनों बात एक ही है। कहीं एनर्जी दो तो उससे आउटपुट वर्क मिल सकता है, वर्क करो तो वो एनर्जी के फॉर्म में जाता है। जैसे मैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में रोक के रखा हूँ, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूँ तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसके पास जो एनर्जी स्टोर है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए तो मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या नीचे आ जाएगा। अगर मैं इस मार्क को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, मैं ऊपर की तरफ फेंका, मैंने वर्क किया, तो इसको मैंने क्या दिया? वर्क करके काइनेटिक एनर्जी दिया। यानी मैं वर्क करके ही क्या देता हूँ? एनर्जी देता हूँ, या मैं एनर्जी देके कहीं एनर्जी देके कहीं वर्क लेता हूँ। जैसे अब हम सबके घर में जैसे फैन वगैरह चल रहा है, तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके उससे मैं एक मैकेनिकल एनर्जी ले रहा हूँ। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहा हूँ और कुछ ना कुछ ले रहा हूँ। तो जो दे रहा हूँ और ले रहा हूँ वो वही क्या है? वर्क है। वही क्या है? एनर्जी है। तो ये एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारे सिलेबस में जो यहाँ पे हमको जो एनर्जी पढ़ना है, ना हमको हीट एनर्जी पढ़ना है, ना हमको साउंड एनर्जी पढ़ना है भी, ना हमको लाइट एनर्जी पढ़ना है, ना हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है, ना हमको केमिकल एनर्जी पढ़ना है। ये सारा कुछ पढ़ना है हमको, लेकिन अलग अलग जगह पढ़ना है। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। ध्यान रखना, बाकी लाइट एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, साउंड एनर्जी साउंड वेव में पढ़ने वाले हैं, हीट एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, घबराओ मत। लेकिन यहाँ पे सारे एनर्जी के बारे में हम लोग फिजिक्स पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो बेसिक
जहाँ पे कंसंट्रेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर के रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी को लेकर के रहेगा। तो एनर्जी समझ में आ गया, जो वर्क है वही क्या, एनर्जी, जो आप कहीं वर्क कर रहे हो वही एनर्जी के फॉर्म में रह रहा है, चाहे उसको काइनेटिक के फॉर्म में मिल रहा है, पोटेंशियल के फॉर्म में मिल रहा है, हीट के फॉर्म में मिल रहा है, किसी के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम एनर्जी बोलेंगे। एक ऐसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, जिसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग होगा, ठीक है ना। ठीक है, जानना जरूरी है, सब चीज़ बेसिक चीज़ है। जूल वही है ना, क्योंकि वर्क जो है वही एनर्जी है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो कोई रेशियो होगा नहीं, तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, और सीजीएस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ग बोलेंगे, और न्यूटन को डाइन बोलते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बोलते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और याद रख सकते हो तो रख सकते हो 1 जूल बराबर क्या होगा, 10⁻7 अर्ग। याद रखने कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 जूल बराबर क्या होता है, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर होता है, 1 न्यूटन कितना होता है 10⁻5 डाइन, और 1 मीटर कितना होता है 10⁻2 सेंटीमीटर, और 5 इंटू 10⁻2 10⁻7 अर्ग हो जाएगा ना, ठीक है। डायमेंशन के बारे में बात करोगे तो यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है, मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ml/t-2 हो जाएगा ना। आपको अगर यूनिट याद आएगा तो डायमेंशन निकल जाएगा, ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कितने तरह का होगा, 2 तरह का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को हम लोग डिटेल से चैप्टर पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे स्टार्ट करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी को पढ़ने के बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, और इस तरह से हमारा एनर्जी वाला टॉपिक खत्म होगा। देन हम लोग पावर में मूव करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक किसको बोलते हैं, पोटेंशियल किसको बोलते हैं, आप सबको पता है। देखो मुझे पता है कि ये सारी बातें मैं जो बताया था आपको पता है। आप चाहो तो सीधा, अगर आपको थ्योरीज पता है तो आप स्किप करके सीधा क्वेश्चन पे आ सकते हो, अदरवाइज अगर आपको मज़ा आ रहा है सुनने में तो आप सुन भी सकते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी प्रोसेस बाय अ पार्टिकल वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कोई पार्टिकल के पास मोशन की वजह से अगर जो उसके पास जब एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई पार्टिकल के पास मोशन की वजह से, उसके गति की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली कोई पार्टिकल के पास अगर उसके पोजीशन की वजह से, उसके कॉन्फिगरेशन की वजह से, उसके ओरिएंटेशन की वजह से, जो बनावट की वजह से उसका जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी सीधा सीधी मतलब है, अगर काइनेटिक एनर्जी जब भी होगा तो इसका मतलब पार्टिकल मोशन में होगा, और पोटेंशियल एनर्जी की बात जब भी करेंगे तो पार्टिकल किस पे होगा, उस समय रेस्ट पे होगा, ठीक है, उसमें किसी खास पोजीशन पे होगा, उसका कुछ ना कुछ कॉन्फिगरेशन होगा। इसको हम लोग डिटेल्स से आगे पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी अभी इसके पास स्टोर है, क्योंकि मैं इसको किसी भी मेरा रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये कुछ ना कुछ पोजीशन में है, उसके रिस्पेक्ट में इसका कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है, क्योंकि ये रेस्ट पे इसका कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये मार्कर मोशन में तो इसका कौन सा एनर्जी था, तब काइनेटिक एनर्जी था, फिर वापस रेस्ट पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी। अगर अभी भी यानी अलग अलग कॉन्फिगरेशन पे अलग अलग एनर्जी होगा, जो अलग अलग एनर्जी होगा अलग अलग कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगा, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग वेलोसिटी पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे मोशन की वजह से जो एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलने वाले हैं। ये तक किसी स्प्रिंग को खींचोगे आप, खींच करके रखोगे, ठीक है ना, तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर रहेगा, जो एनर्जी स्टोर रहेगा क्योंकि उसका कॉन्फिगरेशन की चीज़, बनावट की चीज़, जो आप उसमें चेंज लेकर के आया, उसके एक्सटेंशन, उसको एक्सटेंड किया है, कंप्रेस करके जो आप उसमें चेंजेस लेकर के आए, उसकी वजह से जो एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पे कौन सा एनर्जी स्टोर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। खैर ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग अब काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी डॉट वी, वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, दो वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको स्केलर मिलेगा, तो वी डॉट वी क्या आएगा, वी स्क्वायर आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब मास स्केलर है, ये भी स्केलर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, एनर्जी भी क्या, स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क स्केलर तो एनर्जी भी स्केलर हो गया, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, हीट हो, लाइट हो, कुछ भी हो। लेकिन वर्क नेगेटिव हो सकता था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट या कैन नेवर भी नेगेटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव हो नहीं सकता है। उसका स्पीड का स्क्वायर करोगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो नेगेटिव होगा नहीं, वैसे भी स्पीड नेगेटिव होता नहीं है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वी जीरो हो गया, अगर वो रेस्ट पे हो गया तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जीरो कब होगा, जब पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा। नेक्स्ट पे लिखा हुआ है काइनेटिक इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ये अच्छी बात है यार, इसको नोट डाउन कर लो। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। एक ही ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अलग अलग ऑब्जर्वर से अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो, अगर मान लो एक कार है, एक कार मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। यहाँ पे एक ड्राइवर कार को चला रहा है और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और ये कोई यहाँ पे।
तो ये कार, मान लो ये ए है, ये बी है, अगर बोलेंगे कार के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू बी या ए, क्या बोलोगे? 0 है, क्योंकि कार ए या बी के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है। ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में कार रेस्ट पे, दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कार भी आगे जा रहा है, ए भी उसके साथ आगे जा रहा है, या बी भी आगे जा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि इस मैन के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है इसके रिस्पेक्ट में, तो ए, ये जो आदमी ए है वो बी के रिस्पेक्ट में कितने रेस्ट पे है, तो बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू 0 हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा, तो इसके बाद काइनेटिक क्या इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 हो जाएगा। बट जो इंसान सी इंसान जो बाहर से देख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इन लोग के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या 0 है? इनके रिस्पेक्ट में 0 नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी 0। कार का है, ए का है, बी का विद रिस्पेक्ट टू सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें समझना है कि क्या काइनेटिक एनर्जी क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है। यानी डिपेंड किया कि कौन इसको देख रहा है, कहाँ से देखा जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है। तो हम लोग याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और ये कैसा है? एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो ये बेसिक चीज़ें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता रखना, ठीक है ना। और हम लोग बहुत डिटेल से तो यहाँ पे थ्योरीज को नहीं लिख सकते, लेकिन जितना मोटा मोटी हमको चाहिए होगा उतना जानना है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, और इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। आज का मेरा मेन टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। तो जिस बच्चा को सब थ्योरीज आता था वो तुरंत स्किप करके अब आगे वाला टॉपिक देखें। और अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन भी पता है तो बस, अगर और थोड़ा सा और 5 मिनट वीडियो जो आगे तक होगा थ्योरीज ही होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, वरना थ्योरीज अगर सुनना हो तो थ्योरीज भी सुन सकते हैं। टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, क्या? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कर देना। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अभी जस्ट हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाफ इंटू एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर डिवाइड बाई एम। मैंने एक एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक एम से मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एम का स्क्वायर बन गया, और एक नीचे थे एक। किसी भी चीज़ को आप ऊपर नीचे, आपको तकलीफ हो रहा है, सर मुझे ना तकलीफ हो रही है, तकलीफ, तो लो एक बार मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई गुनाह कोई पाप नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कट के 1 हो जाता है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ, इधर नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। जरा गौर करो तो एम इंटू वी मोमेंटम है, और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यानी सब पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको बोल सकते हैं 1/2 इंटू पी का स्क्वायर बाई एम। यानी काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? मोमेंटम के टर्म में आया पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, अभी से लेकर के मॉडर्न फिजिक्स तक साथ में छोड़ने वाला है ये रिलेशन। कहने का मतलब है जब लाइट का एनर्जी की बात करेंगे तब भी हम लोग इसी तरह से देखेंगे। तो यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हो P बराबर √2m/k/E, क्या स्क्वायर आएगा? तो दोनों बात सही है ना? यस सर, दोनों बात सही है। तो जिसमें से आपको जो भी याद रखना है। सर इसमें पढ़ने क्या जा रहा है? इसमें 2 बात हमको पढ़ना है। एक तो क्वेश्चन आता है क्या, इसके ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ग्राफ से क्या फॉर्मूला था कि मान लो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का ग्राफ पूछेगा, या पी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का √k का पूछेगा, पी स्क्वायर का पूछेगा, कुछ ग्राफ पूछेगा, एक ग्राफ। तो मैं ग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा जल्दी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि मान लो मोमेंटम में कुछ % का चेंज आया तो काइनेटिक में कितने का चेंज आएगा। ये 2 तरह का 2 कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, और ये 2 कॉन्सेप्ट यहीं के लिए नहीं होगा, पूरे फिजिक्स के लिए होगा। तो इसी बहाने हम लोग पूरे फिजिक्स का 2 चीज़ें भी हम लोग सीख लेंगे। क्या? किसी का ग्राफ कैसे प्लॉट करती है, और एक फैक्टर में चेंज आने थे दूसरे फैक्टर में कैसे हम लोग चेंजेस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ वाला बात कर लेते हैं। क्या
नोट करते जाना, नोट करते जाना, नोट करते जाना। बरसात के मौसम, तन्हाई के आलम, मैं घर से निकल आया। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले ग्राफ्स। तो ग्राफ समझ में आपको थोड़ा सा बस 2 मिनट में बता दे रहा हूँ ग्राफ कैसे देखते हैं, मतलब बहुत जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। कभी भी ग्राफ बनाना होगा पूरी फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटीज़ के बीच का, बस ये देखना है दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। जिन 2 क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हो उन दोनों में पावर्स कैसे है, पावर्स कैसे है, बस। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लोगे। अगर दोनों पर पावर 1 हो, देखो अगर दोनों पर पावर 1 हो, जिन 2 के बीच में ग्राफ बनाना है, जिन 2 के बीच में ग्राफ बनाना है, ए वर्सेस बी, एफ वर्सेस आर, किसी के बीच में के ई वर्सेस पी स्क्वायर, पी वर्सेस रूट के, किसी का भी ग्राफ बनाना है, कुछ भी रहे, एक्स वर्सेस वाई, वाई वर्सेस एक्स, तो दोनों पर पावर अगर 1 हो, नंबर 1 में लिखना, दोनों पर पावर अगर 1 हो, दोनों पर पावर अगर 1 हो तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए जिन 2 के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हो, अगर दोनों पर पावर 1 हो तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर पॉइंट नंबर 1 क्या है, अगर दोनों पर पावर 1 हो, देखो अगर y और x के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ मैं, एक तरफ x एक तरफ y, दोनों पर पावर 1 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है, y बराबर मान लो mx प्लस सी, क्या y बराबर mx प्लस सी, y पर पावर 1 x पर पावर 1 कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सी इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। किसी भी इक्वेशन को आप लोग देख सकते हो। अगर एग्जांपल लोगे, मान लो y बराबर 4x प्लस 3, इसका ग्राफ कैसा होगा, तुरंत बना लोगे। देखो y और x दोनों पर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब सबसे पहले आप इंटरसेप्ट को देखो, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है मतलब y को ऊपर कट करेगा, इधर x है इधर y है, मान लो ऊपर कट करेगा, यहीं पे कहीं 3 होगा। अब यहाँ पे कट करेगा तो दो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक या तो ऐसे हो जाएगा, एक तो या ऐसे हो जाएगा। अब कौन सा पॉसिबल है, उसके देखो स्लोप को, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव तभी होगा जब टेन थीटा का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा पॉजिटिव तभी होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री। तो इस वाला लाइन का थीटा देखो कितना है, 90 तो छोटा है, इस वाला का थीटा कितना है, 90 से भी बड़ा है, यानी ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ सही हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हो। तो बहुत सारा ग्राफ तुम्हें बना के नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना कभी भी दोनों पर पावर 1 होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। नंबर 2, अगर एक पर पावर 1 हो और एक पर पावर 2 हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। लिखो एक पर 1 हो, एक पर 2 हो, एक पर 1 हो, एक पर 2 हो, तो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। और उसके आगे लिखना, और जिस पर 1 होगा मुंह उधर खुलेगा, और जिस पर 1 होगा मुंह उधर खुलेगा। जैसे मान लो ये y वर्सेस x का ग्राफ बनाने जा रहे हो, देखो y वर्सेस x, जिनके बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हो उसमें से एक पर पावर 1 है और जिसके बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हो एक पर पावर कितना है, x है यहाँ पे, और x पर पावर कितना 2 है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा। और किधर पैराबोला का मुंह खुलेगा, जिस पर पावर 1 हो, 1 किधर, इस पर किधर खुलेगा। कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग करने इसी चैप्टर में करने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन, और वो IIT का आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन मैं जब भी बोलूँगा तो समझो कि एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको ग्राफ का जरूरत पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन मेरे जहन में आया, ठीक करवाऊंगा। थर्ड में लिखना, अगर दोनों पर पावर 2 हो तो या तो इलिप्स बनेगा या तो सर्कल बनेगा, ठीक है। और थर्ड में लिखना, दोनों पर पावर क्या हो, 2 हो तो या तो इलिप्स बनेगा या तो सर्कल बनेगा, ठीक है। फोर्थ में लिखना क्या, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एक ऊपर एक नीचे होगा तो हाइपरबोला बनेगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कैसा बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। मतलब अगर y x के इन्वर्सली कुछ भी पावर हो, अगर पावर 1 होगा तो हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, हाइपरबोला बोलेंगे, ठीक है ना। और ग्राफ तो आप वैल्यू भी रख के पुट कर सकते हो, हमेशा सारा ग्राफ वैल्यू रख के बन सकता है सारा, तो वैल्यू बच्चा वाला ट्रिक हो जाता है। आप अगर इस तरह चीज़ों को याद रखते हो तो जल्दी ड्रॉ कर देते हो, बस ध्यान रखना। जैसे मान लो देखो एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, एक्स का वैल्यू फिर बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट करोगे तो y का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे घटते हुए आगे जाके 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोला। कुछ और भी पावर रहेगा तो भी हाइपरबोला ही रहेगा, लेकिन शक्ल चेंज हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो सर ये सब क्यों बता रहे थे, आपको आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो शायद मेरे ख्याल से क्विक रीजन में जितना भी आप सीख पाओगे, ग्राफ को तो ड्रॉ कर ही सकते हो। ग्राफ से इजी कुछ भी नहीं हो सकता है पूरे फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में ग्राफ से इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर बस जो मैं बताया उस पर भी नोट डाउन कर लिया आप तो ठीक है। और ग्राफ का आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन ला सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला पता है या आप देख पा रहे हो चीज़ों को। तो चलो अब हम लोग ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं, किसका, के ई और मोमेंटम में। तो सबसे पहले मैं के और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है मैं इसको लिख रहा हूँ। के बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m।
या हम लोग बोल सकते हैं P बराबर √2m/ke। ठीक है, तो मैं पहला ग्राफ आपको बनाना ही बोल रहा हूँ। ग्राफ बनाइए के ई काइनेटिक एनर्जी वर्सेस P का। चलो पहले ग्राफ के लिए पहले एक तरफ P लिखो, एक तरफ के ई लिखो। लिख दिए सर, लिख दिए। अब हमको जिनके बीच का ग्राफ बनाना है, जिनके बीच का ग्राफ बनाना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे जाओ फॉर्मूला पे जाओ। के बराबर क्या, P²/2m। तो y की तरफ क्या है, के ई है। x की तरफ क्या P है कि P² है, x की तरफ सिर्फ और सिर्फ P है। तो जो x बना P, उस पर पावर कितना है, 2 है, और एक पर पावर कितना है, 1 है। एक पर पावर 1, एक पर पावर 2, तो कैसा ग्राफ बनेगा, अभी बताया कैसा बनेगा, पैराबोला। और किधर मुख खुलेगा, जिस पर पावर 1 होगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, ए लीजिए। P वर्सेस के ई रहेगा, तो के ई इधर हो जाएगा, तो के ई की तरफ मुख खुलेगा, तो ऐसे वाला ग्राफ बन जाएगा। ध्यान रखना, जिधर पावर 1 होगा उधर मुख खुलेगा। ठीक है ना, एक पर 1 पावर हुआ, एक पर 2 हुआ। तो कितना ईजी है ना, बहुत ईजी है सर। अरे सच में तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट ग्राफ मान लो, अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए किसके बीच का, के, देखो ये ग्राफ सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मत करो, ये ग्राफ पूरे फिजिक्स के लिए सीख जाओ। के वर्सेस P² का अगर ग्राफ बनाने बोलेगा तो आप फिर अगेन इन दोनों के बीच का जो फॉर्मूला है वहाँ पे पहुँच जाओ। के बराबर क्या होता है, P²/2m। के बराबर क्या होता है, P²/2m। देखो मेरा बोर्ड खटखट कर रहा होगा, मार्कर वजह से मुझे पता है डिस्टर्ब हो रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, थोड़ा एडजस्ट करो। धीरे धीरे मैं भी अमीर बन जाऊँगा तो मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा। ठीक है ना, फिर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो मेरा बोर्ड दो ऐसे ऐसे करके हिल रहा है। ठीक, क्या ही करेंगे। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। हाँ, के ई वर्सेस P² का ग्राफ बनाना है। जिनके बीच का ग्राफ बनाना है बस उनको देख लो, पहले अच्छे से देखो। तो y एक्सिस की तरफ के ई है, x एक्सिस की तरफ P² है। यानी ये जो पूरा P² है, ये पूरा x बना, ये पूरा P² जो है क्या बन गया, x बन गया। तो इसको मैं नजरिया चेंज करो, इसको क्या बोलो, y बोलो, इस पूरे को क्या बोलो, x बोलो। तो y पर पावर 1 और पूरे पर पावर कितना, 1 है कि नहीं है, x पर पावर 1 ही ना हुआ, क्योंकि यहाँ पे p है कि p का स्क्वायर चला गया, ये पूरा p का स्क्वायर चला गया। तो ये y बना, तो ये पूरा x बन गया। तो y पर पावर 1 और इस पूरे x पर पावर कितना हुआ, 1 ही हुआ ना, क्योंकि P² खुद x बन गया। तो दोनों पर पावर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, साथ में कोई स्लोप है, इंटरसेप्ट है क्या, कुछ इंटरसेप्ट है, प्लस कुछ है, यानी ऊपर नीचे कहीं नहीं कट करेगा। तो सर यहाँ ओरिजिन से कट करेगा, तो ये वाला लाइन होगा कि ये वाला लाइन होगा। तो उसके बाद आप देखो स्लोप क्या है यहाँ पे, ये y हुआ, ये हुआ x, और बाकी जो उसके साथ है वो क्या है, स्लोप है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 1/2m, पॉजिटिव है ना। तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसे वाला लाइन खींचोगे तो क्या होगा, थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए कौन वाला लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा, जिसका स्लोप क्या हो गया। तो देखो के ई वर्सेस P का ग्राफ हाइपरबोला हो गया, सॉरी पैराबोला हो गया। के ई वर्सेस P का स्क्वायर क्या हो गया, के ई वर्सेस P का स्क्वायर कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर कोई ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा क्या सर, क्या बोलेगा, P वर्सेस √ke, P वर्सेस √ke, तो P बराबर क्या होता है, √2m के ई। P बराबर क्या होता है, √2m, ऐसे लिख सकते हो, P बराबर √2m इंटू √ke की बात है ना। चलो ये आपका y की तरफ है और ये आपका x की तरफ है, ये तो पूरा टू x है ना, ये पूरा टू x है, पूरा टू। जब वो पूरा टू x हो गया तो उस पर पावर कितना है, 1 हुआ कि नहीं हुआ, और इस पर पावर कितना है, 1 है क्या। तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बाकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है अभी, √2m है। आराम से बना सकते हो, यस सर हम तो आराम से बना सकते हैं, आप ही को जैसे आराम से नहीं बना रहे थे इतना देते। ओ ऐसा है क्या, ये क्या थर्ड नंबर। और क्वेश्चन बनाओ तो देखते हैं तुम कितना आराम से बनाते हो। देखते हैं। के ई वर्सेस मैं अगर बनाऊँ 1/P², के ई वर्सेस 1/P² ग्राफ कैसा बनेगा। इक्वेशन क्या होता है, के ई बराबर P²/2m, और यहाँ पे 1/P² है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, इसके खातिर मैं लिख रहा हूँ, इधर जाकर के मैं लिख रहा हूँ सर, के ई बराबर क्या होता है, दिख रहा है ना बच्चों, यस सर दिख रहा है। के ई बराबर, आप सर हम लोग को बच्चों बोल रहे हैं, आप तो खुद बच्चे हैं मैं बच्चा हूँ माना, लेकिन तुम और भी बच्चे हो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के बराबर P² को 1/P², P² ऊपर चला जाएगा ना, यस सर सही लिख सकते, सही लिखे, कहीं गड़बड़, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरा y है के ई, और ये मेरा जो नीचे में जो है 1/P², ये जो नीचे वाला टर्म है वो मेरा x है, ये जो नीचे वाला टर्म है मेरा x है, 1/P²।
तो जो मेरा 1/p स्क्वायर कितना नीचे है कि ऊपर है? वो तो थोड़ा नीचे है। जब नीचे होगा, अभी हमने बताया एक ऊपर होगा और एक टर्म नीचे होगा, तो उसके बीच में कैसा ग्राफ बनेगा भाई? हाइपरबोला। कैसा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोला। अब किसी के बीच का ग्राफ कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, कोई फॉर्मूला हो, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस फॉर्मूला, बाकी सारे ग्राफ बना सकते हो। अगर कम समझ में आया क्या करना है, कम समझ में आया तो वीडियो में पॉज होकर के पीछे जाना है और फिर वापस से देखना है पावर्स के साथ ग्राफ को कैसे देखते हैं। तो एक बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, मतलब कहने का यहाँ से डायरेक्ट आए ना है, के वर्सेस पी का ना आए, लेकिन किसी के बीच में ग्राफ आता ही आता है। तो आप क्वेश्चन को अगर ग्राफ आपको समझ गए तो आपको कोई पूरे फिजिक्स में किसी का भी ग्राफ, चाहे आप फील्ड्स का ग्राफ बनाते हो, चाहे ग्रेविटेशन में बनाते हो, इलेक्ट्रिसिटी में बनाते हो, पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हो, बस आप पावर्स को देखो जिन दो के ग्राफ बनाते हो, रिंग के, मतलब आगे जाके जब पढ़ोगे तो आपको ग्राफ्स का अगर फील आ गया ना यहाँ पे, मुझे लगता है कि ग्राफ से जी और कोई चीज़ नहीं होता पूरे फिजिक्स में। ठीक है, मैं लेकिन हर जगह बताते रहूँगा क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, क्या पता कौन सा लड़का कब कौन सा वीडियो आकर के देख रहा हो, फिर अगर कहीं नहीं बताऊँगा तो बोलेगा जा मास्टर साहब तो क्या किया, आगे निकल गए, मतलब बिना बताए हुए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे यस, उसके बाद हम लोग करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाला फॉर्मूला पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और वो जो क्वेश्चन करेंगे वो भी पूरे फिजिक्स के लिए होगा। क्या? परसेंटेज चेंज देखेंगे, किसी एक पर चेंज होगा तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा उसका, ठीक है ना, और कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं हम परसेंटेज चेंज का। ठीक, यहाँ तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। परसेंटेज कम का है तो आप यूनिट डायमेंशन वाला मेथड याद करो, हम लोग परसेंटेज चेंज वाला एरर, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते थे इन एरर में, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे। क्या था याद है कि पावर्स में जो आता था उस पावर्स को बाहर मल्टीप्लाई कर देते थे और परसेंटेज चेंज के साथ देते थे। वो तब करते थे जब चेंज कितना का हो, क्योंकि एरर तो 5% से कम का ही होता था, तो वहाँ पे हम लोग एरर्स को ऐड कर देते थे, चाहे वो ऊपर का पावर हो या नीचे का पावर हो, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता था। बट यहाँ पे ऐसे करेंगे नहीं, जो नीचे होगा उसको ऊपर लेके जाएंगे, जो पावर क्या होगा माइनस में हो जाएगा और माइनस में ही लिखेंगे। पॉजिटिव आंसर आएगा मतलब इंक्रीज कर रहा है, और नेगेटिव आंसर आएगा मतलब डिक्रीज कर रहा है। क्या बोल रहे थे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब तक बोर्ड में लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कोई भी फॉर्मूला दुनिया का कुछ भी है, मान लो एक फॉर्मूला है y बराबर x पर पावर 2 डिवाइड बाई z पर पावर कुछ भी 3 कर लेते हैं, z पर पावर 3, और भी कुछ बाकी कॉन्स्टेंट है क्या है नहीं पता। अब मान लो x में कुछ चेंज दिया हुआ है, y में कुछ चेंज दिया हुआ है, तो z में कुछ चेंज दिया हुआ है, और आपको y में परसेंटेज चेंज निकालना है। और अगर वो चेंज क्या है, पहला अगर वो चेंज क्या है, चेंज अगर 5% से कम का है, मतलब इसमें भी 5% का चेंज हो रहा है, 5% से कम का चेंज हो रहा है, और जेड में भी 5% से कम का चेंज हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज वाई बराबर क्या लिखोगे, देखो इसको आप ऐसे सजा के लिख सकते हो, x पर पावर 2 इंटू जेड पर पावर -3, बिल्कुल लिख सकते हो। तो जो पावर्स रहेगा, पावर्स को बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी इसमें परसेंटेज चेंज होगा वो तो 5% से कम ही होना चाहिए, चाहे 1 2 3 4 5 तक ही रह सकता है, जो भी रहेगा इसका परसेंटेज चेंज इन एक्स को लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस, साथ में माइनस है तो बीच में माइनस लगा सकते थे, लेकिन हमने समझाने के लिए लिख दिया, यहाँ -3 उतरेगा और परसेंटेज चेंज इन जेड। ये बहुत आसान है, क्वेश्चन को देख कर ही टिक लगा सकते हो। कब ये डायरेक्ट कैसे बनाओगे, किसी में भी, जैसे वाई मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी फॉर्मूला में अगर एक में परसेंटेज चेंज 5% से कम है, दूसरे में निकालना हो, ठीक है, वो उसको देखना है कि वो जो वेरिएबल है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, जिन पे डिपेंड कर रहा है उसमें अगर चेंज 5% से कम का है तो उसका पावर को बाहर उतार लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे इसके परसेंटेज चेंज से, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो पावर रहेगा उस पावर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है। परसेंटेज चेंज का मतलब कितना चेंज हुआ कितना में इंटू 100, उसी को परसेंटेज चेंज बोलते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर वो चेंज 5% से कम का है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लोगे, वरना बेसिक मेथड जो होता है, अगर 5% से ज़्यादा का हो तो जो बेसिक मेथड है हम लोग उसी से बनाएंगे। तो बेसिक मेथड क्या होता है, अरे वो जो मैथ में पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस, याद है कि नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, भूल गए, इतना मैथ पढ़े होते तो अभी हम दोनों यहाँ पे होते। बात तो सही है। तो देखो चेंज का मतलब होता है भाई साहब, किसी भी चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इतना याद आ रहा है सर। प्रॉफिट का मतलब होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज बटे कितना में, शुरू में कितना था, और परसेंटेज बोलेंगे तो उस फ्रैक्शनल में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं लिखा हूँ परसेंटेज चेंज का मतलब होता है सर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये हुआ सर चेंज, यानी चेंज बटे इनिशियल इंटू 100। बहुत आसान है, ये तो होता था मैथ्स में, अभी भी यही होगा, बट मैं थोड़ा लिखने का थोड़ा सा
तरीका को चेंज करूँगा और देखने का नज़रिया को चेंज करूँगा। कैसे लिखूँगा इसको मैं? फाइनल बाई इनिशियल, वाह भाई वाह, माइनस इनिशियल बाई इनिशियल, 1/100। ये आपका हुआ किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज अगर निकालना होगा, वो अगर 5% से ज़्यादा है तो क्या करोगे? फाइनल बाई इनिशियल माइनस 1/100 तुरंत बन जाएगा, फाइनल बाई इनिशियल माइनस 1/100। अब सवाल है सर फाइनल बाई इनिशियल का, इनिशियल को हमेशा हमेशा आप 100 मानोगे, और अगर मान लो कोई फैक्टर बढ़ रहा है 20% से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120। 40% से तो 140, 60% तो 160। अगर घट रहा है 60% से घट रहा है तो पहले अगर इनिशियल में 100 था तो बाद में 60% से घट गया तो कितना बचा? 40 रुपीज़ बचा। पहले अगर 100 रुपीज़ था, अगर 40 रुपीज़ से घट गया तो कितना बचा? 60 रुपीज़ बचा। तो आपके आसानी के लिए इनिशियल को क्या मानना है? 100, और इंक्रीमेंट करेगा तो उसमें 100 में जोड़ दो, कितना से इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है तो उसको 100 से घटा दो। ये फाइनल हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, माइनस इंटू 100 करना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है सर? P²/2m। तो अगर हमको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है और परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे देखो, क्योंकि मास में कोई चेंज अगर नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? P² के यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली है। यानी हम लोग परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या? के का फाइनल वैल्यू बटे के का इनिशियल वैल्यू माइनस 1/100। यानी क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, फिर भी पहले देखो, के का फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई के का इनिशियल वैल्यू माइनस 1/100। लेकिन आपको के का फाइनल और के का इनिशियल तो नहीं दिया हुआ है, आपको किसका परसेंटेज चेंज दिया है? मोमेंटम का दिया हुआ है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है? P² के डायरेक्टली है, यहाँ पे लिख सकते हो P फाइनल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली है, बटे P इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/100। एक ही बात है कि अलग बात है सर? एक ही बात है। अब P इनिशियल को क्या बोलोगे? 100 बोलोगे, इसमें जितना का चेंज हुआ उसमें स्क्वायर कर दोगे और माइनस 1/100। क्वेश्चन से करते हैं ना, तो ये सिर्फ इसी फॉर्मूला के लिए नहीं, पूरे फिजिक्स में कहीं भी परसेंटेज चेंज निकालेंगे, फाइनल बटे इनिशियल माइनस 1/100, फाइनल बटे इनिशियल माइनस 1/100। एक का दिया हुआ रहेगा, दूसरे को हम लोग उसके फॉर्म में, वो तो पता ही है कि कहते कौन किस पे डिपेंड करेगा। तो कान बंद कर लो, खच 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 करके आवाज आ रहा है, खच 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 खच। चलो आओ पहला क्वेश्चन करते हैं। If linear momentum of a particle is increased by 40%, find out percentage change in its kinetic energy। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑप्शन दे दें क्या आपको? देखो ऑप्शन में ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इफ लिनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेज बाई 40%, अगर लिनियर मोमेंटम 40% से इंक्रीमेंट हो गया तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज का चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर P² डिवाइड बाई 2m। सर काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? P² के डायरेक्टली है। देखो कितना जल्दी बन जाएगा, हम लिख सकते हैं के ई फाइनल बटे के ई इनिशियल को हम लिख सकते हैं P फाइनल बटे P इनिशियल का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब, अभी किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो क्या करो? कुछ मत करो, फाइनल बटे इनिशियल लिखो, -1 करो और इंटू 100 कर दो। फाइनल बटे इनिशियल, के फाइनल बटे के इनिशियल क्या होगा सर? P फाइनल बटे P इनिशियल का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। सर आप इसको इसके फॉर्म में क्यों लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में किसका परसेंटेज दिया हुआ है? मोमेंटम का दिया हुआ है, तो हमको मोमेंटम का ज़रूरत है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने इनिशियल मोमेंटम को क्या मानने के लिए बोला? 100 मानने के लिए बोला। फाइनल मोमेंटम अपने आप लिखा जाएगा। क्या हुआ? लिनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज बाई 40%, यानी फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 140 हो गया, क्योंकि पहले 100 था तो बाद में 40% इंक्रीज हो गया, यानी 140। और ये ऐसे हुआ स्क्वायर, ये हुआ -1 इंटू 100। फटाफट सोल्व करना है, जितना जल्दी आप सोल्व कर सकते हो। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। क्या 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है? 196 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर कितना होगा सर? 100 100 100 -1 इंटू 100। तो 100 ऐसे मिलेंगे, 100 100 खत्म हो जाएगा, 100 - 96 कितना होगा? 96, यानी 96% पॉजिटिव आया, मतलब क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मोमेंटम अगर 40% से इंक्रीज किया तो बताओ एनर्जी कितना परसेंट से इंक्रीज किया? 96% से। इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं? विदिन मिनट कर सकते हैं। ये सब कौन लिखेगा भाई? ये सब क्यों लिखोगे? अब बच्चे थ्रू, आपको तो पता है ना, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। तो के ई फाइनल बटे के, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे यार क्वेश्चन को लिखने के लिए, यहाँ से डायरेक्ट। मुझे पता है परसेंटेज चेंज काइनेटिक निकालना होगा, फाइनल बटे इनिशियल माइनस 1/200 करेंगे। फाइनल बटे इनिशियल करेंगे तो मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करते हैं? स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी मोमेंटम का स्क्वायर बटे, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर के फॉर्म में -1/200 कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा।
चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तब तक खुद से तैयारी करो, तब तक मैं ट्राई करो, तैयारी नहीं ट्राई करो। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक मैं इधर बोर्ड में खाली जगह आपके लिए बना रहा हूँ। उतार लो पॉज करके। आ गया। बन गया दूसरा वाला? अरे बोलो ना भाई, बन गया? तुम कैसे बोलोगे, तुम तो वीडियो में हो, मुझे लगा मैं क्लास में हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेज बाय 40%, डिक्रीज कर रहा है 4% से, 4% से डिक्रीज कर रहा है, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो ये 4% 5 से छोटा है कि कम है, 5 से छोटा है, तो ट्रिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। डायमेंशन वाला मोमेंटम फॉर्मूला होता है के बराबर p²/2m। तो अभी कितने चेंज दिया हुआ है हमको, काइनेटिक एनर्जी में दिया हुआ है, निकालना कितने मोमेंटम में है। तो पहले मोमेंटम को जिसमें निकालना होगा उसको अकेले लिखो, जिसमें निकालना होता है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको वो अकेले रहता है। पूरे मैथ्स में यही रूल होता है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेले छोड़ दो। पी बराबर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तो मुझे दिख रहा है सर, पी क्या होगा, √ke के डायरेक्टली होगा। पी का परसेंटेज चेंज निकालना है, लेकिन वो 4% से कम है, इसलिए हमको फाइनल इनिशियल करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे सर, परसेंटेज चेंज मोमेंटम बराबर, ये पावर क्या है, इसका मतलब ये ना हुआ जी के पर पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। आपने सिखाया पावर को बाहर उतार दो और परसेंटेज चेंज के लिख दो यहाँ पे। क्यों ऐसा किए सर, डायरेक्ट कैसे ऐसा किए, जब क्योंकि परसेंटेज चेंज कितना है, 4% से 5% तक कम है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4%। मैं यहाँ नेगेटिव में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब डिक्रीज के साथ माइनस साइन आएगा, तो ये क्या होगा, -2%। अगर मान लो -2% ये बता रहा है क्या, ये 2% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में 4% से डिक्रीमेंट हो गया, तो मोमेंटम में 2% से डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 4% से 2% लगाना कितना ही आसान था, दिख रहा था हमको, दिख रहा था। मोमेंटम √ke के डायरेक्टली होगा, और वो परसेंटेज चेंज 5% से कम है, तो √ke पे डिपेंड करेगा। तो वो अगर 4% से कम हुआ तो कितना होगा, 2% से कम होगा। कितना ईजी है भाई, बहुत ईजी है सर। और क्वेश्चन करते हैं, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। तब तक पॉज करके उतार लो और फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। बन गया होगा सर दूसरा क्वेश्चन 20 के बाद भी, इतना जल्दी थोड़ा बनेगा सर। ट्राई किए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेज बाय 84%। एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है 84% से, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इट्स मोमेंटम में कितने का चेंज होगा। अभी देखा मैंने, मोमेंटम का पूरा होता है √2mke। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है मोमेंटम जो है √ke के क्या डायरेक्टली है। हम बोल सकते हैं पी फाइनल बटे मोमेंटम फाइनल बटे मोमेंटम इनिशियल बराबर √ke फाइनल बटे ke इनिशियल। अब क्योंकि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज चेंज मोमेंटम का मतलब क्या, पी फाइनल, एक लाइन में फालतू का लिख रहा हूँ, पी इनिशियल -1 × 100। पी फाइनल बटे पी इनिशियल को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमको के का परसेंटेज पता है, तो पी को हम लोग के फॉर्म में लिख सकते हैं √ke फाइनल बटे के इनिशियल -1 × 100। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। कहते सर मैं क्या करूँगा, मैं इनिशियल को क्या मानूंगा, 100। इनिशियल कितना है, 100। फाइनली कितना बचा, 84% से डिक्रीज कर गया, तो बचा कितना, 16 बचा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीज बाय 84% से डिक्रीज कर गया, मतलब बचा कितना, 16%। अगर इनिशियल में 100 था तो बाद में 16 बचा, -1 × 100। और सर आता है सोल्व करना, हाँ आता है। सो 4/10 होगा ना, 4/10 -1, 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6 यानी -60%। ये बता रहा है क्या, 60% से डिक्रीमेंट होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का 84% से डिक्रीमेंट हो गया, तो उसका मोमेंटम कितना से डिक्रीमेंट हो गया, 60% से डिक्रीमेंट हो गया। आना ही था आंसर, आता ही आंसर। देखो हमेशा अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। क्यों दिख रहा है ना हमको, क्योंकि क्यों इन्वर्सली कि डायरेक्टली, इन्वर्सली है, नहीं डायरेक्टली, ऊपर है ना, मतलब पावर कुछ भी हो लेकिन ऊपर है डायरेक्टली, तो मतलब चेंजेस तो सेम होगा। अगर एक में बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक में घट रहा था दूसरा भी घटेगा, ठीक है ना। लेकिन पावर्स रूट पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ इस तरह से सोल्व हो जाएगा। डायरेक्टली होता तो डायरेक्ट कर लेते। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसान है ना। अच्छा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद वो परसेंटेज चेंज पे नहीं होगा, कुछ अलग होगा। देखो यार क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन टाइम ही लिमिट है, क्या करेंगे इतने कम टाइम में फिजिक्स सिखाना। इफ अ मैन रनिंग ऑन अ रोड
increases his speed by 1 meter per second, then his kinetic energy becomes double. Find out his initial speed. पता नहीं, मुझे कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे मेरे दिमाग में मेरे वो चल रही थी जो टेंशन देके चले जाती है लाइफ से। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ अ मैन रनिंग ऑन अ रोड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 मीटर पर सेकंड, देन हिज काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल। फाइंड आउट हिज इनिशियल स्पीड। अभी समझ में आया। एक आदमी दौड़ रहा है। अगर दौड़ते दौड़ते क्या किया, अपने स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड से, परसेंटेज नहीं, 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट कर दिया। मान लो पहले कुछ से दौड़ रहा था, वो कुछ ही निकालना है कि शुरू में कितना था, तो उसका 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट करने से उसका काइनेटिक क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो मान लो शुरुआत में भी मीटर पर सेकंड भी से दौड़ रहा था। जब भी प्लस 1 कर दिया तो जब भी से दौड़ रहा था उसका काइनेटिक मान लो क्या था, के ई था। तो जब भी प्लस 1 से दौड़ रहा है तो उसका काइनेटिक तो कितना हो गया, डबल हो गया, 2 के ई हो गया है। तो वो जो भी कितना रहा होगा, कितना ईजी क्वेश्चन है, हो तो एक्सप्लेन हो गया ना क्वेश्चन। अगर जब भी मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो एनर्जी क्या था, के ई था, और जब भी प्लस 1 से दौड़ रहा है तो एनर्जी कितना हो गया, गंदा लिख रहे हो आप सर, कितना, 2 के ई हो गया। तो ये भी बताना है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, इसको मैं बनाऊँ तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था सर, काइनेटिक पहले कितना था, हाफ एम भी का स्क्वायर। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, फॉर्मूला वही हाफ एम भी का जगह क्या है सर, भी प्लस 1 का स्क्वायर। दो इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों क्वेश्चन को मैं अगर डिवाइड दे दूँ तो हाफ एम से दोनों क्वेश्चन को मैं डिवाइड दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। क्या तो 1/2 इधर बचेगा, ये हो जाएगा हाफ एम से हाफ एम खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा भी का स्क्वायर, नीचे बचेगा भी प्लस 1 का स्क्वायर। मैं पूरे पे होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, फिर मैं स्क्वायर को इस पार लेकर आ रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, 1/रूट बराबर भी डिवाइड बाई भी प्लस 1। आसानी से सोल्व करने के लिए, यानी भी प्लस 1 बराबर रूट 2 टाइम्स ऑफ भी निकालना था, भी वाला को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो 1 माइनस रूट 2 बराबर तूने वो सनम ढाए जो सितम, भी प्लस 1 बराबर रूट 2 भी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 1 को इस पार चल रहा हूँ, भी को इस पार लेके जा रहा हूँ। तब भी सही रहा था यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग में कोई बैठ गई है, बराबर 1। मैं इसको उस पार लेके गया, रूट 2 माइनस 1, तो भी बराबर 1/√2 माइनस 1। तो 1/√2 माइनस 1 को मैं और थोड़ा सोल्व करके ऊपर, पता नहीं तुमको दिखाई देगा नहीं देगा, तुम लोग कैसा मास्टर है, कैसे सोल्व कर रहा है। 1/√2 माइनस 1, तो भी बराबर 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, 1.41 माइनस 1। भी बराबर 1/0.41। 1/0.4 का लगभग कितना वैल्यू आएगा, 100/40, 2 पॉइंट समथिंग, जो भी होगा 2.25 मीटर पर सेकंड के आसपास। यानी शुरुआत में कितना था, 2.25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को वर्क करके किसी का भी आंसर कर सकते हो। तो आज हमने 2 चीज़ सीखा। एक तो सीखा क्या, किसी का भी अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो बस पावर्स का ध्यान रखेंगे, जिन दो के बीच में ग्राफ बनाना है उसका रिलेशन कैसा है उनके आपस में, और उनके और रिलेशन में पावर्स कैसा है, रिलेशन में जाके पावर्स को देखना है। क्या पावर्स कैसे है, पावर दोनों पर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन, बाकी स्ट्रेट लाइन कैसे खींचना पड़ेगा, स्लोप देखना है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऊपर नीचे देखना है। एक पर 1 एक पर 2 होगा तो पैराबोला, जिधर 1 होगा उधर मुंह खुल जाएगा। दोनों पर 2 होगा तो या तो सर्कल या तो इलिप्स बनेगा। डिटेल से जब ग्राफ का चर्चा करेंगे, सर्कल कब बनेगा, जब मतलब x² + y² a² ही बराबर 1 होगा, यानी रेडियस सब तरफ बराबर हो रहा है। इलिप्स कब बनेगा, जब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ छोटा रहेगा, तो दोनों पर पावर 2 रहेगा। तो ऊपर नीचे रहेगा तो हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला का ज़्यादा ग्राफ होता है। और क्या सीखे, हाँ और सीखे परसेंटेज चेंज का अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा सर तो हम 2 बात का ध्यान रखेंगे। पहला बात तो जिनके बीच में परसेंटेज चेंज निकालना है मुझे उसका फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात क्या सर, दूसरी बात मैं गौर से देखूंगा कि जिस एक का परसेंटेज चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से दूसरे का चेंज होगा, वो 5% से कम का है कि ज़्यादा का है। अगर कम का है तो बस यूनिट डायमेंशन में जैसे बनाते थे सर, क्या परसेंटेज एरर निकालते थे, पावर्स को बाहर मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दो, जितना भी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन ख्याल रखेंगे यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग पावर्स जब देखेंगे तो पावर प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे, एरर में ऐड करते थे। और अगर 5% से ज़्यादा होगा तो फाइनल बटे इनिशियल -1 × 100 करने से जल्दी बन जाता है। और फाइनल बटे इनिशियल कैसे पता करेंगे, देखेंगे कि दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहा है। इसका फाइनल बटे इनिशियल उस पर कैसे होगा, उसके स्क्वायर में होगा, उसके रूट में होगा, उसका फाइनल बटे इनिशियल कर लेना। इनिशियल को हमें पता क्या मानना है, 100 मानना है, और फाइनल को क्या देखना है, अगर इंक्रीमेंट कर रहा है तो 100 में जोड़ दो, डिक्रीमेंट कर रहा है तो 100 से उतना से घटा दो, और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा और आप तुरंत टिक मार के 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं यार, 4 मार्क्स। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आज यहीं तक रहेगा, दिमाग पे काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक
जो भी होगा इसके बाद पढ़ेंगे। क्या होगा यार, कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना है हम लोग को, अपने लोग को ना, उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं यार, मज़ा आ जाएगा। फिफ्थ एंड फोर्थ वगैरह, टेंथ एंड फोर्थ के द्वारा वर्डन, फिर इसके द्वारा नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल, जितना है सबके द्वारा वर्डन हम लोग निकाल सकते हैं एक थ्योरम से, ठीक है ना। तो बाय बाय, यहीं तक रखते हैं, एंजॉय करो।